नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग का प्रतीक बताया था और आज ये कुछ और प्रतीक बनता जा रहा है। जिस तरह इस साल हर घर तिरंगा फहराने की बात हुई है, सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच में है कि हम तिरंगा फहराएंगे। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद में जिस तरह तय हुआ था कि तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी जब फहराया जाएगा तो सरकारी महकमों में, लाल किले पर और जो निजी संस्थाएं हैं वो लोगों को इकट्ठा कर और स्कूल में, बस यहाँ तक सीमित रखा गया था। मगर इस साल जिस तरह हर घर तिरंगा वाली जो बात आई है, कई राज्यों में, कई शहरों में, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको टारगेट दे दिया गया है कि आपको इतने लोगों के घरों पर तिरंगा फहराना ही है। ऐसी कई बातें बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरंगा फहराने से हम ज़्यादा देश प्रेम जताएंगे, हम ज़्यादा देश प्रेमी हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज वो देशभक्ति, शांति और एकता सिखाता है और ये तीनों चीज़ हमारे हिंदुस्तान में आज कहाँ पर हैं उस पर भी सवाल उठता है। तिरंगा फहराना हर घर जिस तरह होगा उसके लिए लोगों के पास में कितना नॉलेज है, क्या तिरंगे का सम्मान लोगों को पता है कि किस तरह करना चाहिए। कई बार हमने देखा है रोड पर तिरंगा पड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, किसी भले इंसान की जब नज़र पड़ती है तो वो उसे उठाकर उसे सम्मान देता है। ऐसी घटनाएं हमने देखी है और अब हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। कैसे इसका सम्मान होगा इस पर आज हम बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है हरेंद्र सिंह दायमा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरेंद्र सिंह दायमा जी सरदार भवन ट्रस्ट के निदेशक हैं। 1974 से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराना सिखाना शुरू किया और अभी तक इन 58 सालों में उन्होंने 4 लाख से अधिक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रीय ध्वज का कैसे सम्मान किया जाए ये सिखाया है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं कपिल शाह, बहुत स्वागत है कपिल भाई। नमस्ते। सजीव खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, सजीव खेती के लिए खूब काम करते हैं और उसी के लिए उन्होंने बनाया जतन ट्रस्ट। वो जतन करते हैं सजीव खेती का और विनोबा भावे आश्रम में वो एक कार्यकर के तौर पर बरसों से सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों से आज हम तिरंगे के बारे में जानने वाले हैं, राष्ट्र ध्वज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल दायमा भाई आपसे, हर घर तिरंगा लहराने की जो ये बात है, क्या आपको लगता है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर एक व्यक्ति कर पाएगा? तिरंगा जो फहराएंगे तो सबके मन में, दिमाग में तिरंगा क्या है, ये तिरंगा कैसे बना, इसके पहले तिरंगा की जो स्थिति है 1906 से तक 1947 तक जो बदलाव आए हैं उनका भी नॉलेज सबको होना चाहिए जी। और ध्वज के लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, कई लोगों ने लाठियाँ भी खाई है। उनका इतिहास, हम बड़ौदा की बात करें तो अड़ास का गोलीबार जो हुआ उनकी बात उनको ध्यान में होनी चाहिए। अहमदाबादी पोल के पास कोठी पोल में जो राणा और पंचाल शहीद हुए 42 में जुबिली गार्डन के पास, तो वो भी शहीदी सबको दिमाग में होनी चाहिए। यानी तिरंगा फहराना बहुत अच्छी बात है, उनको छूना सिर्फ वो भी बड़ी बात है। कई लोग ऐसे हैं कभी भी उन्होंने राष्ट्र ध्वज को छुआ भी नहीं है। अगर कोई छुएगा तो उनके दिमाग में राष्ट्र प्रेम जरूर आ सकता है। हर घर घर तिरंगा हम फहराने की बात है तो सबसे पहले हम कैसे लहराएंगे, उनका जो कलर है तो उनका नियम है फ्लैग कोड में भारत सरकार का कि केसरी कलर का जो हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए और हरा कलर है वो नीचे होना चाहिए। बीच में जो अशोक चक्र है, कई दफ़ा कई लोग एक ही तरफ उनका छपाई काम होता है तो गलत है। दोनों ओर राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र दोनों ओर दिखना चाहिए।
अगर नहीं है तो फ्लैग कोड के हिसाब से इसमें 3 साल की सजा की प्रावधान है। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई उनकी गलती से गलत तरीके से फहराएगा तो ये भी जो कानून है वो लागू हो सकता है। घर घर तिरंगा फहराने की जो बात है, तो हम कैसे फहराएंगे, कौन सी जगह पर फहराएंगे, फहराने के बाद क्या करेंगे, उनको कब उतारना है। हम चढ़ाए तो सही ढंग से चढ़ाएंगे, लेकिन उनको ध्वजारोहण के बाद हम उनको जो उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, उनकी विधि भी होनी चाहिए। कम से कम जो लोग हैं ध्वज को बांध कर रख देंगे ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब ध्वज को प्रदर्शित करेगा तो उनको सैल्यूट देनी चाहिए, और इसी तरह से ध्वज को वहाँ फहराएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फहराने के बाद अगर वो 15 अगस्त के बाद उस झंडे का वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उतारेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उनका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। वरना हम ध्वज की बात करते हैं लेकिन ध्वज की गरिमा अगर हम नहीं संभाल सकते तो वो गलत होगा। आप इतने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 4 लाख से अधिक लोगों को आपने सिखाया है राष्ट्र ध्वज फहराना। आप अभी भी स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने जो बताई वो सबको पता है, वो उसका सम्मान सही तरीके से कर पाएंगे घर में तिरंगा फहरा कर? हम सभी स्कूल में जाते हैं, NSS कैंप में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई संस्थाओं में जाते हैं, तो किसी को राष्ट्रगान जनगण मन ठीक से नहीं आता। इतने 75 इयर्स हो जाने के बाद भी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर है कि जनगण मन जो गाने की प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से उनका प्रोनाउंस उच्चार वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला हम करते हैं कि उनको राष्ट्रगान कैसे अच्छी तरह से गाना चाहिए वो हम सिखाते हैं। वो तरंगा बोलते हैं, बंगा बोलते हैं, सिंध बोलते हैं तो गलत है। वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी वर्ड्स है ही नहीं, जलधि है, तरंग है, तरंगा है, बंग है, ये 5-6 प्रोनाउंस जो उच्चार है वो हम उनको सिखाते हैं। और इसी तरह से बच्चे 1 घंटे में तो ये राष्ट्रगान सीख जाते हैं। और जो नियम है वो किसी को पता नहीं है कि हमें कब फहराना है। अगर बारिश आए तो हमें क्या करना है, वो ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए, पानी में नहीं पड़ना चाहिए, वो खराब ना हो, कुचला हुआ ना हो, मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, तो ऐसा ध्वज हम नहीं फहरा सकते। अगर कोई फहराता है तो फ्लैग कोड के मुताबिक उनको कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये जो नियम है वो हम सबको बताते हैं। हमारे देश में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको पता नहीं है कि जो कुछ खाया है उस कचरे को डाले कहाँ, तो राष्ट्रध्वज को कैसे सम्मान दिया जाए उसके बारे में तो बहुत दूर की बात है कि उनको वो नॉलेज होगा। क्योंकि हम देश प्रेम को अगर सिर्फ राष्ट्रध्वज के साथ में जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत देर के बाद आपको समझ आएगा या सीखने की नौबत आएगी। पहले राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जो छोटी छोटी बातें हैं अगर वो सीख जाएंगे तो वो तिरंगा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपिल भाई, जैसे हम सब जानते हैं, हमने बचपन से देखा है कि तिरंगा हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो खादी में ही बना है और खादी में ही आज तक बनता आया है। अब ये जो बदलाव है जिसमें ऐसा पॉलिएस्टर में भी बनाने को कह दिया गया, किसी भी कपड़े में या किसी भी मटेरियल में, जब प्लास्टिक का बनता था तभी भी विरोध हुआ था, अब तो खादी भूल ही जाएंगे। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? गायत्री, आपने ठीक से बताया, ये एक चिंता का विषय जरूर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार का कॉल देते हैं तो वो एक प्रकार से वाजिब है। एक सरकार से लोकशाही में जनतंत्र में बनी हुई सरकार है और उसके सबसे बड़े पोजीशन वाले लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो एक सिंबॉलिज़्म ज़रूर है, मगर सिंबॉलिज़्म की आवश्यकता है, हर देश में रहती है। मैं एक बार फिलीपाइंस गया था तो वहाँ पे दिन में 2 बार राष्ट्रगान होता है। सारा बाज़ार उस समय 2-3 मिनट के लिए थम जाता है और सिंबॉलिज़्म ज़रूर है। और इस सिंबॉलिज़्म इन दिनों में अभी ये बात करते करते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इसका सम्मान, इसको प्रति प्यार है, भक्ति है, गौरव है, भारतवासी होने का गौरव है। हम ज़रूर इसका सम्मान करें
और मगर फ्लैग कोड में जो बदलाव आया, आपने ठीक से बताया, जब तक ये फ्लैग कोड तब तय किया गया था तब उसमें इसके पीछे कुछ भावनाएं थी, इसके कलर के साथ, इसके नाप के साथ, अशोक चक्र के साथ, उन चीज के 3 पट्टों के साथ। हर देश का कुछ न कुछ फ्लैग कोड बनता है और आप देखेंगे कि हर देश का एक अलग अलग है, उसमें जो वैविध्य है उस देश की कोई न कोई प्रकार की विविधता को, उसकी सोच को, उसके मूल्यों को वो उजागर करता है। इसमें खादी का कपड़ा था। खादी इस देश में हम जानते हैं कि कैसे गांधी और अन्य कार्यकर्ताओं ने उस गंगा माँ से लेकर जिन्होंने चरखे चलाए, तो हमारी परंपराओं का भी एक प्रतीक था कि ग्रामोद्योग वाला, कृषि आधारित, हर को रोजगार देने वाला, सम्मान करने वाला व्यवसाय। सेंट्रलाइजेशन नहीं था, विकेंद्रीकरण था उस कपड़े के साथ। हर हजारों लाखों लोगों को उसने अभियान में, स्वतंत्रता के अभियान में जोड़ा। तो उस कपड़े के टेक्सचर को बदलना, वो सिर्फ सस्ता पड़ेगा या नहीं, जल्दी प्रोडक्शन होगा या नहीं, उन मापदंडों से उसका हिस्ट्री के साथ संबंध नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है। तो वो एक सामाजिक आर्थिक संदर्भ था टेक्सचर का, कपड़े की क्वालिटी का, जैसे कलर का भी है, नाप का भी है। वो चिंता का विषय बनता है कि इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं, क्यों, और बदल के क्या ले आए? पॉलिएस्टर, जो अपने आप में एक प्लास्टिक है जी। और आज आप देखें पर्यावरण और स्वास्थ्य के संदर्भ में दुनिया भर में प्लास्टिक के पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ये डब्बा नहीं चलेगा, माइक्रो प्लास्टिक हर समंदर में है, हर पानी में है, पीने के पानी में है। तो क्या हम उसी प्रकार की प्रदूषणकारी चीज को राष्ट्रीय गरिमा के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्यों? और इस देश में जिसने खादी को इस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और अब पर्यावरणीय संदर्भ जोड़ दिया, मैं कहता हूं खादी दुनिया का आज का पर्यावरणीय जो इतने भी संकट है उसको देखते हुए सबसे अच्छा कपड़ा है। वो राष्ट्रध्वज में हो, अपने पहने में हो, क्यों न हम ये सिंथेटिक फाइबर से निकल के अपने कपड़े की पूरी व्यवस्था को न बनाए? बहुत आवश्यक है, मगर सरकार ने ये कर दिया, क्या चाहती है पता नहीं। साथ साथ में इस फ्लैग कोड से जो बदल के आता है, मैं देख रहा था कर्नाटक में एक खादी संस्था है जहां लाखों की संख्या में फ्लैग तैयार होते हैं। करीब 1200 से 2000 महिलाएं काम करती है। अब इस बार इतने सस्ते और शायद इंपोर्ट होने वाले या मिलों में बनने वाले ये पॉलिएस्टर सूरत में बनेंगे, हाँ, बड़ी संख्या तो में वहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर किस कॉस्ट के ऊपर मिलेगा? वो खादी संस्था वालों ने तो प्रधानमंत्री को लिखा है कि हमारी महिलाओं के रोजगार का सवाल आ गया। तो क्या आप रोजगार के उस डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं? पर्यावरणीय उस प्रकार के कपड़े को, पर्यावरण और प्रदूषणकारी चीज, हम फ्लैग को गंदा नहीं करते। दाइमा भाई ने बताया कि हम प्लास्टिक में गंदगी नहीं देखते जी। प्लास्टिक कितना ही कलरफुल हो, मगर वो प्लास्टिक अपने आप में टेक्सचर से गंदगी नहीं है, वो पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं है क्या? तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार ने ठीक नहीं किया है। अगर पहले से प्लान कर दिया होता, क्योंकि फ्लैग कोड तो 30 दिसंबर को, करीब 7-8 महीने पहले, 21, तो क्या हम 20 करोड़ या जितने भी चाहिए उतने डिसेंट्रलाइज व्यवस्था में और कुछ संस्थाओं को भी उस प्रकार की इजाज़त देते हुए, सुपरवाइज करते हुए हम कर सकते थे ना। 20 करोड़ फ्लैग तैयार करना खादी संस्थाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनको सही समय दिया गया हो। और इसके लिए जल्दबाजी में, क्योंकि इतने जल्दी में तैयार नहीं होगा, ऐसा करके आप फ्लैग कोड को बदल दो, चिंता का विषय है। आज तो उसको टेक्सचर बदला गया है, कल कलर बदला जाए तो, कल उसका नाप बदला जाए तो, कल उसका आकार बदला जाए तो चिंता का विषय बनता है। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पूरे इस अभियान को और प्रधानमंत्री के कॉल को रिस्पेक्ट करते हुए, आप जब आए तो आपने कहा मैं तिरंगा लाया हूँ, और आपने कहा कि ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बना हुआ तिरंगा है, तो कैसे बना है ये? इस तिरंगे को सम्मान करते हुए हमने देखा कि आज के संदर्भ में अगर तिरंगे और देश प्रेम की बात करनी है तो जैविक की बात होनी चाहिए। जो आज के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में जाइए, ये यूरिया का इस्तेमाल ना हो, बहुत सरकारी सब्सिडी इस्तेमाल करता है, विदेश से लाना पड़ता है, आत्मनिर्भरता के खिलाफ है इतना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना, ज़मीन को बर्बाद करता है, पानी को बर्बाद करता है, वातावरण को नुकसान करता है।
तो जो ऑर्गेनिक की बात है, तो आज के संदर्भ में कपड़ा क्यों न ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाए। तो हमने इस तिरंगे को करीब 10 साल पहले तैयार करवाया। हम चाहते थे कि देश का कपड़ा भी बीटी कॉटन, जो मोंसेंटो मल्टीनेशनल कंपनी की टेक्नोलॉजी से जो कपड़ा तैयार होता है, वो वाला भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई एक प्रकार से कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। आज की मोंसेंटो और पेप्सी के खिलाफ हमने जितनी भी लड़ाई की, तो हमने सोचा कि क्यों हमारा कपड़ा मोंसेंटो से भी, आज जितना भी देश में बीटी कॉटन होता है मोंसेंटो की टेक्नोलॉजी से होता है, हम उससे भी मुक्त कर दिया हमने। तो खेती में भी जैविक, बीजों में भी मोंसेंटो से मुक्त, और ऐसा कपड़ा हमने उस समय के प्रधानमंत्री को भी दिया था। कहा था कि आप जीएम टेक्नोलॉजी मत लाइए, क्योंकि उसके साथ मूल्य जुड़े हुए हैं। तो ये इस परिभाषा को, इस परिकल्पना को, उस मूल्य को आज के संदर्भ में अगर आप उठाएंगे तो वो ऑर्गेनिक ध्वज की तरफ चले जाएंगे, नहीं कि पॉलिएस्टर के ध्वज की तरफ। उसी प्रकार से हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो सिर्फ सिंबल नहीं है, कर्तृत्व में भी है, एक्शन में भी है। तो उसको मैंने सोचा कि पूरी जनता को ये ध्यान में आए कि आज ये भी एक सोच है तिरंगा को सलाम करने की। जी जी, तिरंगे को सलाम करने की, देश प्रेम जताने की, देश को प्यार करने की बहुत सारी रीत है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तिरंगा, मैं मानती हूँ ये सिंबॉलिक है और होना भी चाहिए। अगर हम इस देश के बाशिंदे हैं, तिरंगा फहराने के लिए राष्ट्रगान के वक्त हमें खड़ा होना है। ये सारी चीज़ें हम तो सीखे हैं, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी हमें सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मगर साथ साथ में दूसरी बातें, दूसरे जो हमारे हिंदुस्तान के जो मूल्य है, जिसे हम राष्ट्र प्रेम कहते हैं, जिसे हम देश प्रेम कहते हैं। मैं यहाँ एक वाकया शेयर करना चाहूँगी जो मुझे झकझोर कर रख दिया था। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है, मगर उस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया। कुछ ही दिन पहले मांजलपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था, और वो वीडियो किसी ने मुझे मेल भी किया था। वो वीडियो में ये था कि किसी सोसाइटी में पार्किंग का मसला था। पार्किंग के मसले पर दोनों के बीच बोलाचाली हो रही थी, तू मैं हो रही थी, और अचानक एक बंदा आता है, उसके हाथ में बेल्ट है, और जो बंदे के साथ में झगड़ा हो रहा था उसको वो मारने लगता है, और इतना बुरी तरीके से मारा, बेल्ट से। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम आपस में तो एक हो जाए, फिर किसी से लड़ लेंगे। अगर हम पड़ोसी से झगड़े की बात करते हैं, पड़ोसी देश की मैं बात कर रही हूँ, पड़ोसी देश के साथ मन मुटाव की, झगड़े की हम बात करते हैं, युद्ध की हम बात करते हैं, वो बाद में होगा। हम आपस में तो एक हो जाए, उसकी ज़रूरत है। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं बहुत दुख पहुंचता है, और तब मुझे ख्याल आता है कि कभी आप गलती करें, राष्ट्रगान के वक्त खड़े ना हो तो चलेगा, आप किसी को मारे नहीं। सबसे बड़ा देश प्रेम वो है। कोशिश करें कि राष्ट्र प्रेम इस तरह से जताएं, बिजली बचाएं, पर्यावरण बचाएं, ये सब ज़रूरी है देश प्रेम के लिए। खैर दाइमा भाई, सवाल अब ये उठता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय तय किया गया था। बरसों से हम ये 75 साल से हम ये देखते आए हैं, करते आए हैं कि जब राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो उसका समय है सूर्योदय से सूर्यास्त। अब उसमें भी बदलाव किया गया है। 2002 में जब फ्लैग कोड बना जी, तो इसमें बदलाव आ गया, और अभी हम 12, 13, 14, 15 तारीख एक मुहिम चली है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर कोई भी आदमी कभी भी कोई भी समय पर ध्वज लहरा सकता है, और पूरे दिन और पूरे रात भी ध्वज फहरता रहेगा। तो ध्वज की जो गरिमा है वो रात को कैसे बचाएंगे, क्योंकि दिन में तो कोई भी देखेगा, अगर राष्ट्र ध्वज का कोई अपमान करता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है तो कोई रोकेगा, लेकिन रात को अगर किसी की तरह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ये उनकी गरिमा हम नहीं बरकरार रखेंगे। और ऐसे कई जानवर भी, यानी बंदर भी आके उनको हिला सकता है, फाड़ सकता है, और जो धूल है, प्रदूषण है, तो प्रदूषण से भी वो खराब होगा। अगर वो खराब होगा तो वो भी उनका अपमान ही है। अगर ऐसा कोई पाया गया
तो जो लोग फहराते हैं उन पे मुकदमा चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या, क्योंकि उनकी भी गरिमा हमें बरकरार रखनी है। अगर नहीं होगा तो इसमें कोई सुधार करना चाहिए कि हमें कम से कम सारे दिन, पूरे दिन हम फहरा सके, और रात की जो बात है वो हमें नहीं लानी चाहिए, यानी रात को ध्वज नहीं फहराना है। ऐसा करना चाहिए तो उनकी गरिमा ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए भी गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि हम किस तरह से, अगर उनको फहराना भी है तो सिर्फ बांध दिया और हो गया, ऐसा ही नहीं है। अगर जब हम ध्वज अवतरण करेंगे, उनको उतारेंगे, वापिस ले लेंगे, तब भी उनकी एक सिस्टम होनी चाहिए कि हम उनको सैल्यूट करें या राष्ट्रगान गाए, बाद में उनको ध्वज को नीचे उतारा जाए, या हम प्रदर्शित कर डिस्प्ले करते हैं तो भी उनको सैल्यूट करके उनको वापस लेना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए, और ऐसी जाहिरात जो गवर्नमेंट को तुरंत कर देनी चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि उनको सैल्यूट करके, यानी ध्वज सलामी दे के उनको चढ़ाना है और उतारना है। जब ये तय हुआ और डिक्लेयर किया गया तो मुझे वाघा बॉर्डर नज़र आया कि वहाँ पर जो उत्सुकता और जो जोश के साथ में लोग इकट्ठा होते हैं, और जब हमारे राष्ट्र ध्वज की अवतरण का जो एक सिस्टम है, बरसों से चली आ रही है, वो प्रक्रिया की जाती है, ये बंद हो जाएगी? वाघा बॉर्डर की जो हम कवायद देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ध्वज को लेने के लिए या उतारने के लिए कुछ नहीं करते। इतना जोश होता है कि हम एक दूसरे को कुछ न कुछ कर दे, ऐसा जुनून दिमाग में चलता है। वो फ्लैग के लिए कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि फ्लैग को हम ऐसी तरह से सेरेमनी करनी चाहिए कि लोग देख सके, उनके सम्मान करें। सबके दिल में वंदे मातरम की जो बात थी वो सबके दिल में आए। और जो वाघा बॉर्डर की बात है तो इतना जोश, इतना हम देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। उससे अब वो बॉर्डर वंचित हो जाएगा? नहीं, बॉर्डर तो वंचित नहीं होगी। ये जो सिस्टम है वो बरकरार ही रहेगी, क्योंकि इसमें अभी कोई सुधार नहीं आया। तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक है कपिल भाई, और हमारा जो एक रोज़मर्रा की जो जिंदगी है उसमें व्यवहार में भी, और व्यवहार के लिए भी बहुत कुछ तिरंगा सिखाता है, राष्ट्रध्वज सिखाता है। तो आपको लगता है कि ये हर घर तिरंगा के बाद में कुछ ज़्यादा राष्ट्र प्रेम उभरेगा, लोगों में ज़्यादा सीख जाएंगे राष्ट्र प्रेम? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और लता मंगेशकर का वो गाना जिसके आधार पर कुछ लोग रो भी पड़े थे। तो कोई हिस्ट्री को हम रिस्पेक्ट जरूर करें, उसको भूल नहीं सकते। सवाल है राष्ट्र प्रेम को सिर्फ तिरंगे के ऊपर रिड्यूस कर देना, वो सही में देश के घड़तर या तो नई पीढ़ी उससे क्या सीखेगी? आज के सोशल मीडिया और ऑनलाइन रहने वाली पूरी पीढ़ी, फ़ोटो निकालो, अपलोड करो और सर्टिफिकेट मिल जाए। उसमें मुझे 2-3 चीज़ मुझे निस्बत वाली, कंसर्न वाली लगती है। एक, क्या राष्ट्र प्रेम इतनी छोटी बात है जो इसी में से आपको सर्टिफाई कर देती है? एक बात तो ये है। उससे आगे की ये बात है कि मेरा राष्ट्र प्रेम किसी को सर्टिफाई करना चाहिए क्या? और सरकार का थप्पा लगेगा तभी मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, उसके सिवा नहीं। एक बात, अपने आप में संतोष होता है ना कुछ भी काम करने का। वो अपने आप में जो थपथपाते हैं, अपने आप को अच्छा काम किया, रात को जब सोते हैं किसी अंधजन को रास्ता क्रॉस करवा दिया, और बस वही सर्टिफिकेट अपने आप मिलता है। बहुत सारे लोग उसी से संतोष होते हैं। तो क्यों उसको किसी के सर्टिफिकेट के आधार पर लिया जाना चाहिए? सरकारी सर्टिफिकेट के आधार पर ले जाना चाहिए, और सिर्फ अपलोड करने के आधार पर। आज OTP वाले ज़माने में, पासपोर्ट वाले रजिस्ट्रेशन, तो रिड्यूसिंग द होल पैट्रियोटिज्म टू सच ए स्मॉल एक्ट, उसका विरोध नहीं है, मगर वो चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि फिर आप PUC बिना व्हीकल चलाएंगे तो चलेगा क्या? ट्रैफिक क्रॉस करने में आप कैसे भी चले जाए, हाथ में तिरंगा है तो चल जाएगा क्या? यानी बहुत सारी चीज़, मूल्यों और हमारे संविधान को सलाम करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करना। मैं कहूँगा कि इन दिनों हम कोई अन्य जाति और अन्य धर्म के लोगों के साथ खाना खाए, वो भी एक राष्ट्र प्रेम नहीं है क्या? या किसी महिला जो सूद काटती है,
उसको रिस्पेक्ट करे, उसको घर पे बुलाए, या उसकी दुनिया क्या है वो समझे, या किसी सफाई कामदार का रिस्पेक्ट कर ले, उसका सम्मान कर ले, या उसके साथ एक दिन सफाई में जुड़ जाए, या किसी किसान के साथ 2 घंटे खेती में मेहनत कर ले, या जो किसानों को पेप्सी कंपनी ने बीजों के अधिकार के ऊपर जेल में ले गए, कोर्ट में ले गए थे, उनकी बात सुने कि भाई आपका बीज का सार्वभौम, बीज का अधिकार के ऊपर क्या हुआ था। इन सारी चीज़ों को जानना, उनमें पार्टिसिपेट करना, ग्राम सभा के अधिकार की बात करना, कोई व्यक्ति काम करता है कि जंगल के अधिकारों के ऊपर, आदिवासियों के अधिकार क्या है उसके ऊपर काम करना, तो ये सारी चीज़, कुछ बीमार की कोई सेवा कर देना, कोई व्यक्ति प्लास्टिक मुक्त जीवन जीता है, यानी राष्ट्र प्रेम वो तो बहुत बड़ी बात है, और रोज़मर्रा उसका आचार करना होता है। कहीं कहीं मर्यादाएं हैं हमारी, जितना मानते हैं उतना सभी नहीं कर पाते, मगर उस दिन वो तय किया जाए, चलो मैं एक खादी की अपने लिए कपड़े की एक जोड़ करवा लूँगा, एक छोटा सा कुर्ता खरीद लूँगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सही में एक्ट आधारित है, नहीं सिर्फ फोटो अपलोड कर देना। जी। ऐसी चीज़ों में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। आज की पीढ़ी को अगर ये बात पता है कि मैंने तिरंगा फहरा दिया और मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्र के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा मान है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, तो आज की पीढ़ी तो यही सीखेगी कि इसी को देशभक्ति कहते हैं, क्योंकि उनको उसके मूल्य पता नहीं है कि हकीकत में देशभक्ति किसे कहते हैं। और घरों में बात तो अब होती नहीं है। आजकल वही चला है ना, आप करे कुछ भी जी, मगर दिखावा एक कर दे बस, और दिखावे करने के बहुत सारे तरीके बन गए हैं। तो क्या ये प्रतीकात्मक चीज़ें हमारी मर्यादाओं को छिपाने के लिए इस्तेमाल होने वाली है, या हमारी जो चीज़ है उसको बताने के लिए? हम सही में देश प्रेमी है तो हम ज़रूर तिरंगा फैलाएं, मगर तिरंगा फैलाने से अगर मैं गलतियां करता रहूँगा, कहीं ना कहीं करप्शन करता रहूँगा, तो मुझे तो फिर शायद उसी चीज़ को मैं एक दिखावा करने के लिए इस्तेमाल, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को तिरंगे के लिए जितना भी काम करे उसका स्वागत है, मगर साथ साथ में इन सारे ऑप्शनों को खोल देना चाहिए। आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तभी आप एक्ट में कुछ चीज़, अपनी कर्तृत्व में कुछ चीज़ लाएंगे, उससे अनुभव होता है, उससे बहुत अच्छा बोध मिलता है, 2-2 पीढ़ियों को बोध मिलता है। एक बार किसान के पास आधा दिन निकाल के देखिए तो सही, तब पता चलेगा मैं लौकी खरीदता हूँ, मैं गेहूँ खरीदता हूँ, उसकी कितनी सही कीमत देनी चाहिए। उस श्रमिक को, अंत्योदय वाले लोगों को अंत्योदय की बात करने के लिए इन सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए काम करना चाहिए। रिड्यूसिंग इट अगेन तो जस्ट अपलोडिंग ए तिरंगा एंड गेटिंग सर्टिफिकेट, बहुत इस देश में इतना छिछड़ापन तो नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। क्यों बार बार ज़रूरत पड़ती है देश प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक करने की? बहुत ही क्रिटिकल सवाल है ये। और जिन लोग ऐसे प्रकार के कॉल देते हैं उनको ये जवाब देने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार से, अपनी शिक्षा से आप देश के अन्य नागरिकों के लिए या देश के लिए अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं करते और फिर अपने आप में, अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थों में, अपनी कैरियर के पीछे लगे हुए हैं, देश जाए भाड़ में। वो कई बार कैसा कहा जाता है ना, मैं अपना रास्ता निकाल दूंगा। जब हम करप्शन कहीं थोड़ी घुसपैठ देते हैं तो यही सोच आती है ना, मेरा रास्ता निकल गया ना, आज मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। जब ये मानसिकता ज़्यादा हो जाती है ना, शायद तभी ऐसे प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ये लगता है। और फिर उसी को आप एक प्रकार के छलवे के रूप में या अपनी मर्यादाओं को ढकने के रूप में, एक ग्लोस ओवर, ऊपर से तिरंगा वाला कपड़ा, अंदर से कुछ भी, उसी प्रकार की चीज़ समाज में फिर चलने लगती है। तो आज ये सस्ती प्रतिष्ठा ले लेना, उसी प्रकार से जो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितना सही में काम करने वाले हैं और सही में उसको ढकने के लिए इस्तेमाल करने वाले, वो ध्यान में आएगा। मगर कई राष्ट्रगान के बारे में, कई बार तिरंगे के नाम से इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे छलवे भी चलते हैं। मैं मानता हूं कि समाज इस चीज़ को, दूध और पानी को ज़रूर देखेगा।
हम उसको रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, मगर और रास्ते के ऊपर भी तो बहुत काम होना। सही राष्ट्रभक्ति वही है जी। और उसके लिए एक ही बात महसूस होती है कि घरों में बात करना बंद हो गया है कि देश प्रेम क्या है। हमें जब हमारे घर में बात होती थी और कहा जाता था कि आप किसी के बारे में बुरा ना बोले, वो भी देश प्रेम है। आप किसी को अगर मदद नहीं कर सकते तो किसी को परेशान ना करें, ये भी देश प्रेम है। तो ये बातें अगर घर में होगी तभी ये देश प्रेम के प्रति जो जागरूकता जगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नए फंडे अपनाती हैं। और मैं तो यूँ कहूँ कि हमारी नासमझ और हमारी बेदरकारी ये पार्टियां भुनाती है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना होगा। दाइमा भाई, आपकी नज़र से क्या देश प्रेम है? देश प्रेम क्या है वो अपने अंदर सबको झांकना चाहिए जी। किसी के कहने से देश प्रेम नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो पीढ़ी है वो सुबह से उठती है तब हाथ में मोबाइल रख के सोती है और उनके साथ ही वो उठती है और पहले एसएमएस देखती है। मुझे थोड़ी खुशी इस बात की है कि बड़ौदा में ऐसा एक ग्रुप है जो हमारा पूंजाभाई पटेल है जो सर्वोदय का काम करती है। तो उनके कई लोग ऐसे हैं, वो गवर्नमेंट के भी है, और वो लोग हर सप्ताह में जहाँ जहाँ पौधे हैं पेड़ है वहाँ पानी पाने के लिए वो जाते हैं, पानी डालने हाँ, के लिए पानी डालने के लिए उनको टुकड़ी बनाई है कि आज इस विस्तार में पानी डालने, क्योंकि लोग पौधा डाल देते हैं लेकिन उनको पानी कोई नहीं पिलाता। तो एक ऐसी मुहिम चली है कि वो पानी पिलाने के लिए सारे बड़ौदा में कई जगहों पर जाते हैं। मैं मेरी सोसाइटी में जब ये देखा तो कंप्लेन करने लगे कि हमें कोई पानी देने वाला नहीं है। तो मैंने भी एक टुकड़ी बनाई कि भाई थोड़ा थोड़ा दिन में हम खुद जाएंगे और पानी पिलाएंगे। तो अब सारा जो सोसाइटी है उनके पीछे लगी है कि आज मैं आऊँगा, आज मैं आऊँगी। तो ये अच्छा चलता है। लेकिन अब लोग जो है कि गुजराती में कहेवत कि मारू 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 तारू मारू सहियारू, जो तू मने ना आपे तो हूँ तने मारू। आ एक सिस्टम जो चाले छे कि लोग सब पैसे के पीछे ही पड़ी है और उनको जताया गया है पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि आज एजुकेटेड लोग भी जो एक बॉटल बेचते हैं तो उनको खासा 500-600 रुपया मिल जाता है, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता है, वो एजुकेटेड है लेकिन फिर भी ऐसा काम करते हैं। तो इनको कौन रोकेगा? और जो चुनाव जब आता है, मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब होता है कि जब चुनाव आता है तो इसका ही इस्तेमाल युवा वर्ग के लिए किया जाता है। वो देते हैं बोतल, वो पीते हैं बोतल और वो मद भी करते हैं बोतल। तो ये क्या होगा देश का, हमें थोड़ा सोचना चाहिए और युवाओं को भी सोचना चाहिए। चाहे कोई भी कुछ भी करे लेकिन हमें यानी माँ बाप को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी सोबत किसके साथ है। और घर में भी उसकी आपने जो आप बताया तो घर में भी अच्छी बात करे तो उनको दिमाग में आएगा कि हमें कुटुंब के लिए क्या करना है। कुटुंब को कैसा लगेगा कि हम बुरा करेंगे तो सारा माँ बाप पर उनकी इफ़ेक्ट होती है। तो सभी को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को कम से कम, क्योंकि वो माँ बाप अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो बच्चों के दिमाग में आएगी। और सारा दिन टीवी, आज 2 साल का बच्चा भी वो मोबाइल के बिना नहीं रहता और माँ बाप के उनको थमा देते हैं कि बेटा तुम खेलो, मैं मेरा काम करती हूँ। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमें युवा पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि युवाओं को हम बचाएं। जी, युवाओं को सही दिशा दिखाएं। आखिर में आपकी नज़र से क्या है देश प्रेम? ऑनेस्ट रहना, सत्य का पालन करना, हो सके उतना हमारे अन्य नागरिकों की कोई भावनाओं को ठेस न पहुँचे, उनके अभिप्राय और मत का भी सम्मान होना, लोगों के लिए अपने निजी स्वार्थ से रोज़ 2-4 घंटे, सप्ताह में 2-4 घंटे कहीं ना कहीं देश कैसे बनता है, उसके पर्यावरण से बनता है, उसके सिस्टम से बनता है, अन्य नागरिकों से बनता है, उनकी ख्वाहिशों से बनता है, उसको रिस्पेक्ट करे। अपने परिवार, अपने व्यक्ति से बाहर निकल के कुछ भी अच्छा काम करे, वो देश प्रेम है।
दो चार और बातें मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूँ, जी। अगर इजाज़त है तो। प्लीज। ये सिंबॉलिज्म देश प्रेम का, और जैसे मैंने पहले बताया कि हर राज्य का, हर देश का अपना एक झंडा तिरंगा है, होता है। राष्ट्रगान है, यानी हर देश विदेश के नागरिक को भी अपने देश का सम्मान है। मेरा देश प्रेम अन्य देश के नागरिक के देश प्रेम को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। मैं वाघा बॉर्डर गया था और मैं उसी दिमाग से वहीं बैठ रहा था कि सामने पाकिस्तान के झंडे का भी वही विधि चलती है। विधि चलती है, वहाँ जी। पाकिस्तान का नागरिक है और यहाँ पे एक भारतीय नागरिक है। जी। तो क्या मेरा झंडा आना या ऊपर नीचे होना और मेरा राष्ट्र गौरव के बारे में वो क्या सोचता होगा? जी। क्या उसे लड़ाई का जुनून चढ़ता है या देश के लिए सेवा का जुनून चढ़ता है, बलिदान का जुनून चढ़ता है? जी। तो मुझे लगता है, हम तो विनोबा जी तो जय जगत की बात कही, हम जय हिंद जय भारत की बात जरूर करें, मगर वो एक वैश्विक संदर्भ में, क्योंकि आज प्रॉब्लम्स ग्लोबल है। तो हम पर्यावरण की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या सोशल बात करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब ग्लोबल हो रहे हैं। जी। वसुधैव कुटुंब के विषय में हमारा सिंबॉलिज्म इतना संकुचित ना हो जाए ताकि और देश ज्ञाति धर्म के लिए वो कहीं चुभने लग जाए। वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी दूसरों के विविधता और उनके प्यार, उनके धर्म, ज्ञाति या देश के प्रेम को भी रिस्पेक्ट करे। वो भी मैं मानता हूँ कि इस देश ने हमें, इस झंडे ने हमें सिखाया है। वो भी एक देश प्रेम और देश सम्मान की बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जब राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तब एक बहुत बड़ी जोर से बात अखंड भारत की और हिंदू राष्ट्र की भी हो रही है। जी। तो हम किस राष्ट्र प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वो भी एक सोचने की बात है। हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बहुत अच्छा अपना वैचारिक उत्क्रांति किया है और एक समय पे कई लोग इस झंडे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आज करने लग गए हैं। जी, जी। तो एक वैचारिक उत्क्रांति है। उस तू में पढ़ने से बजाय उस वैचारिक उत्क्रांति का हम रिस्पेक्ट करें और वो ज़रूर ध्यान में रखें कि भारतवर्ष अपने आप में दिए गए संविधान के आधार पर हर ज्ञाति, धर्म और भाषा की, राष्ट्रीय, कल्चरल, राजकीय व्यवस्था और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, वो ध्यान में रखे। नहीं मेरा राष्ट्र प्रेम लड़ाई के जुनून में बदल जाए। वो सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। धन्यवाद। दाइमा भाई कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? हर हर झंडा की जो बात है, इसमें एक ही बात मैं दोहराऊंगा कि सब मान सम्मान और उनकी गरिमा के आधार पर ही लहराएं और उनको सैल्यूट करें और सैल्यूट करके चढ़ाए भी और सैल्यूट करके उनको उतारे भी। और आज़ाद हिंद जिंदाबाद, भारत माता की जय, जो दो नारा है वो भी साथ में लगाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आन बान मर्यादा का बान रहे, अभिमान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया कुर्बान उसी पर हो जाए। इतना अगर सब ध्यान में रखे, ऐसी मेरी सबको विनती है और मैं शुभकामना देता हूं कि 15 अगस्त के दिन हम सब मिलकर आज़ाद हिंद पुकारें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तिरंगा ज़रूर फहराएं, मगर उसके मान और सम्मान के साथ। अगर आपके घर में पूजा है और उस पूजा के दौरान आप जितनी भी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो जिन बातों का ख्याल रखते हैं, आप मंदिर गए हैं तो जिन बातों का ख्याल रखते हैं, बस उसी तरह इस राष्ट्र ध्वज को मान सम्मान और उसका ख्याल रखें, उसकी गरिमा को कभी नीचा ना होने दे। अगर आप तिरंगा नहीं भी फहरा सकते हैं तो ये ना समझे कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। राष्ट्र प्रेम आप में है, सिर्फ ये सारी चीज़ें एक सिंबॉलिक हैं। साथ साथ में हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को प्यार करने की जो आपकी जो चाहत है, उसे दिन ब दिन बढ़ाएं, ना ही कि कम होने दें। पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखें, ये राष्ट्र प्रेम है। तिरंगा नहीं फहराएंगे तो चलेगा, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बस देशवासियों को प्यार करें और देश के प्रति जो लगाव है आपके मन में उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। रोज़ाना 10 मिनट घर में देश के प्रति प्रेम के बारे में बात करना ज़रूर रखें। इस 15 अगस्त से तय करें, मगर तय जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। वीएनएम टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जियो, डेली हंट और वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरें आपके लिए लेकर आता है। आप अपने आप को अपडेट रखें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।